प्यारे बच्चों, आज हम चालुक्य डायनेस्टी के पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले पार्ट 1 में जो भी हमने पढ़ा उसको एक हल्का सा रिकैप हम कर लें। तो चालुक्य डायनेस्टी पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये जो चालुक्य डायनेस्टी है ये बेसिकली कर्नाटका में रूल करती थी। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। तो ये जो पूरी की पूरी चालुक्य डायनेस्टी की कहानी है ये 3 अलग अलग फैमिलीज से मिल के बनी है। तो जो पहली फैमिली थी वो बादामी में रूल करती थी। बादामी यानी वातापी, कर्नाटक। तो यहां से इनके पहले फैमिली की कहानी शुरू हुई थी। तो पहली फैमिली 500 एडी में सत्ता में आई थी। पहली फैमिली जो स्टैब्लिश हुई थी वो 500 एडी में हुई थी और ये लोग 753 एडी तक रूल करते रहे थे। इसी वातापी को कैपिटल बना के इन्होंने लगभग 250 साल तक रूल किया। बात करते हैं दूसरी फैमिली की। तो दूसरी फैमिली वेंगी को कैपिटल बना के रूल कर रही थी। वेंगी जो है यहां पे कहीं पे है, आंध्र प्रदेश में है वेंगी। तो दूसरी फैमिली जो है वो 624 एडी में सत्ता में आई और ये जो दूसरी फैमिली है ये पहली फैमिली का ही हिस्सा थे। तो पहली फैमिली के ही कह लो कि रिश्तेदार थे वेंगी में से रूल करने वाले चालुक्य। दोनों हैं तो एक ही खानदान के ना, चालुक्य खानदान के ही है ना। बस जब ये वेंगी में शिफ्ट हो गए, कुछ फैमिली मेंबर्स वेंगी शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से वहां एक अलग रूल शुरू हो गया, वेंगी चालुक्य कहलाए। तो 624 एडी से लेके 1189 एडी तक इन्होंने वेंगी से रूल किया। ये दूसरी फैमिली थी। तीसरी फैमिली की बात करें अगर हम, तो तीसरी फैमिली पहली फैमिली के से ही निकली थी। तो जो तीसरी, देखो पहली फैमिली जो है 753 एडी में सत्ता से बाहर चली गई थी ना, उनको कुर्सी से हटा दिया गया था ना। तो उनको कुर्सी से हटाया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी थी, उन्होंने ही 753 एडी में कर्नाटक पे कब्जा कर लिया था। तो ये जो पहली फैमिली है ये 220 सालों तक सत्ता वापस पाने के लिए कोशिशें करती रही। किससे कोशिश कर रही थी कि राष्ट्रकूटों ने जो हमारी गद्दी छीन ली है उसको हम वापस पालें। तो 220 सालों की मेहनत जाके 973 एडी में वापस इनको ताकत मिल गई, यानी वापस से चालुक्य जो है कर्नाटक में भी रूल करने लगे। आंध्र प्रदेश में तो कर ही रहे थे सेकेंड फैमिली के रूप में, अब फिर से कर्नाटक में रूल करने लगे। 973 एडी से रूल करने लगे और ये लोग भी 1189 एडी तक रूल कर पाए। तो इस तरह 3 फैमिली बन गई। पहली फैमिली जो ओरिजिनल फैमिली है, दूसरी फैमिली जो शिफ्ट होके आंध्र प्रदेश चली गई थी और तीसरी फैमिली इन्हीं के पोते पोती पड़पोते हैं जो कि 200 साल के बाद फिर से ताकतवर बन गए। तो जब ये फिर से ताकतवर बने तो इन्होंने राष्ट्रकूटों से अपनी खोई हुई गद्दी छीन ली। तो यही है चालुक्य डायनेस्टी के 3 अलग अलग फैमिलीज की कहानी। पहली फैमिली की कहानी हमने डिटेल में पहली वीडियो में कवर कर ली। अब बाकी बचे दोनों फैमिलीज को हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो दूसरी फैमिली कहलाई चालुक्याज ऑफ वेंगी, यानी वेंगी के चालुक्य कहलाए। और तीसरी फैमिली कहलाई कल्याणी के चालुक्य। तो ये वेंगी आंध्र प्रदेश की जगह है और कल्याणी ये तो कर्नाटक में ही है, क्योंकि कर्नाटक में ही इन्होंने अपनी खोई हुई गद्दी वापस पाई थी और ये लोग तो शिफ्ट होके आंध्र प्रदेश चले गए थे ना। तो ये वेंगी जो है आंध्र प्रदेश, ये दूसरी फैमिली है और ये तीसरी फैमिली है। तो और डिटेल में हम थोड़ी कहानी इनकी जान ले। तो बात करते हैं पहले वेंगी के चालुक्य की। ये वो लोग हैं जो शिफ्ट होके आंध्र प्रदेश चले गए थे। क्यों शिफ्ट हुए थे ये भी समझ लेते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी ही। तो जो पहली फैमिली थी
जिनकी कैपिटल कहां थी? बादामी में थी। तो पहली फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, तीनों फैमिली को अगर मिला भी दिया जाए तो तीनों फैमिली को मिला के भी जो सबसे ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर हुए थे वो थे पुलकेशिन टू। और ये पुलकेशिन टू पहली फैमिली के ही थे। तो पुलकेशिन टू के टाइम ही जो फैमिली मेंबर्स है वो वेंगी शिफ्ट हो गए थे जिसकी वजह से वेंगी में एक सेकेंड ब्रांच खुल गई चालुक्यास की, जो कि वेंगी चालुक्य कहलाई। तो ये वेंगी क्या है? तो वेंगी ये इलाका है आंध्र प्रदेश का, नॉर्थर्न इलाका है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के बॉर्डर पे वेंगी इलाका है। तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का एरिया है, काफी फर्टाइल, खेती वगैरह करने में काफी आसानी होती है। तो आप समझ लो कि काफी इंपॉर्टेंट रीजन था वेंगी का। तो वेंगी में शिफ्ट हो गए थे पुलकेशिन टू के ही टाइम में। अब क्यों हो गए थे समझते हैं। तो क्योंकि ये लोग पहली फैमिली से ही शिफ्ट होके वेंगी पहुंचे थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेंगी के चालुक्य हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, बादामी के जो चालुक्य फैमिली थी उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते। तो देखो, ये जो बादामी के चालुक्य थे इनका कंट्रोल तो कर्नाटक पे था, जबकि उस वक्त एक और ताकतवर डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी जो है तमिलनाडु को कंट्रोल में रखती थी। तमिलनाडु को कंट्रोल करने वाली डायनेस्टी थी पल्लव, कर्नाटक को कंट्रोल करने वाली डायनेस्टी थी चालुक्य। और उस वक्त चालुक्य के रूलर थे पुलकेशिन टू। उस वक्त तक वेंगी में फैमिली शिफ्ट नहीं हुई थी। तो हम यही समझ रहे हैं कि वेंगी में फैमिली आखिर शिफ्ट क्यों हुई। तो पुलकेशिन टू की लड़ाई चलती थी पल्लवों के साथ, और ये जो वेंगी नाम का इलाका था ये पल्लवों के ही अंडर काम करने वाले एक दूसरी डायनेस्टी के हाथ में था। तो एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था विष्णुकोंडिना डायनेस्टी। नाम याद रखोगे बच्चों, विष्णुकोंडिना डायनेस्टी। वेंगी को कंट्रोल में, वेंगी इन्हीं के पास था। अब ये विष्णुकोंडिना डायनेस्टी वाले कौन थे? तो ये लोग पल्लवों के लिए काम करते थे। तो लड़ाई थी पल्लवों की और पुलकेशिन की, इन दोनों के बीच लड़ाई चलती थी। पल्लवों के कंट्रोल में था वेंगी, जो ये वेंगी एक्चुअली विष्णुकुंडिना डायनेस्टी को दे रखा था पल्लवों ने। तो एक बार क्या हुआ, अब देखो पुलकेशिन टू तो काफी ताकतवर, काफी महान राजा थे ना। पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन जैसे ताकतवर राजा को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था ना पुलकेशिन टू ने 612 एडी में। तो पुलकेशिन टू ने पल्लवों के ऊपर आक्रमण कर दिया और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तक पहुंच गए थे। कांचीपुरम यानी कांची। तो पल्लवों ने पुलकेशिन से कहा कि लड़ाई बंद करते हैं, हम दोनों आपस में पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, आप हमारे कैपिटल सिटी को छोड़ दो। तो पुलकेशिन ने इस बात को मान लिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, बदले में मुझे कुछ जमीन चाहिए। तो पल्लवों ने क्या किया, पल्लवों ने कहा ठीक है हम पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, बदले में आप ये वेंगी का इलाका ले लो। अब ये वेंगी का इलाका क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चालुक्य डायनेस्टी यहां तक तो फैली हुई थी, तो वेंगी का इलाका उनके बॉर्डर से बहुत नजदीक पड़ता था। तो उन्होंने कहा ठीक है वेंगी का एरिया आप ले लो और हमारे आपसी झगड़े को खत्म करो। तो इस तरह से वेंगी नाम का जो इलाका है ये पुलकेशिन टू के कब्जे में आ गया। कब आया कब्जे में? 624 एडी में कब्जे में आ गया। यानी अब जो वेंगी है वो चालुक्य डायनेस्टी का हिस्सा बन जाता। लेकिन पुलकेशिन ने सोचा कि इसको अलग से हम गवर्न करेंगे, वेंगी को गवर्न करने के लिए अलग से एक गवर्नर भेजेंगे, ठीक है ना। तो पुलकेशिन ने क्या किया, पुलकेशिन टू ने, इसने अपने छोटे भाई जिसका नाम था कुब्जा विष्णुवर्धना, उसको गवर्नर बना के वेंगी भेजा। यानी जमीन हथियाने के बाद, वेंगी हथियाने के तुरंत बाद कुब्जा विष्णुवर्धना को वहां का गवर्नर बना दिया 624 एडी में। तो अभी तक तो देखो वेंगी चालुक्य के हिस्से में आ गया, वहां पे चालुक्य शिफ्ट हो गए। कौन शिफ्ट हो गया? कुब्जा विष्णुवर्धना। अब ये कुब्जा विष्णुवर्धना कौन है? तो ये पुलकेशिन का अपना छोटा भाई है। तो पुलकेशिन टू की डेथ हो जाती है 642 एडी में।
लेकिन ये जो कुब्जा विष्णुवर्धना है, 1 साल पहले उसकी भी डेथ हो चुकी थी, यानी दोनों भाई मर चुके थे। तो ये जो कुब्जा विष्णुवर्धना है, इसके जो वंशज, इसके जो बेटे पोते पड़पोते हुए, उन्होंने ही वेंगी चालुक्या को बसाया। यानी जो वेंगी चालुक्या फैमिली बनी वो कुब्ज विष्णुवर्धन और पुलकेशिन के मरने के बाद बिल्कुल सेपरेट हो गई। किनसे सेपरेट हो गई? जो ओरिजिनल फैमिली थी ना बादामी में ही तो चालुक्या की कहानी शुरू हुई थी ना, तो उनसे इन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी बादामी चालुक्या से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो ये जो नई ब्रांच बनी चालुक्या की, जो नई ब्रांच बनी, ये तो आंध्र प्रदेश में बनी, क्योंकि ये लोग आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो गए थे और आंध्र प्रदेश के वेंगी नाम के जगह पे बनी। इसलिए जो नई फैमिली बनी, सेकेंड फैमिली बनी, इसको वेंगी चालुक्या भी कहा गया और ईस्टर्न चालुक्या भी कहा गया। ईस्टर्न चालुक्या क्यों कहा गया? देखो, ये वातापी है या बादामी है और ये वेंगी है, क्योंकि वेंगी जो है वो ईस्ट में पड़ता है ना बादामी के, इसलिए जो दूसरी फैमिली थी इसको ईस्टर्न चालुक्या भी कहा गया। अब हमको ये सारी कहानी पता कहां से चलती है? तो पुलकेशिन II ने एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनवाया था। पुलकेशिन II का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसको कहते हैं कोप्परम, कोप्परम जगह का नाम है। तो कोप्परम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया? पुलकेशिन II ने बनवाया। इसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की तारीख है 631 एडी, यानी 631 एडी में ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनवाया गया था। उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है? तो पुलकेशिन II ने लिखवाया है कि मैं अपने भाई विष्णु को ये हक देता हूं कि वो वेंगी का इंडिपेंडेंट राजा डिक्लेयर कर दे खुद को। देखो, बना के तो गवर्नर भेजा था ना, गवर्नर का क्या मतलब होता है कि राजा तो पुलकेशिन ही है, लेकिन पुलकेशिन को अपने भाई से बहुत प्यार था। उसने 631 एडी में ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के जरिए डिक्लेयर कर दिया था कि तुम गवर्नर नहीं, तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा ही समझो। तो वहां से वो लोग इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो वेंगी चालुक्या हैं, ये जो जाके आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे, इन्होंने 500 सालों तक राज किया। 500 सालों तक जो ये राज कर रहे थे, तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों पे रूल करते थे, कोस्टल आंध्र प्रदेश को रूल करते थे। अब देखो, ये लोग आए तो कर्नाटक थे, वेंगी में बसने से पहले ये लोग कहां रहते थे? कर्नाटक में ही रहते थे ना। तो ये लोग आए कर्नाटक से जरूर थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में बसने के बाद इन्होंने तेलुगु को अपना लिया। पूरी तरीके से तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने लगे। अब इनके ओरिजिनल कर्नाटक में क्या हो रहा था? ये तो शिफ्ट होके आंध्र आए थे, इनकी ओरिजिनल फैमिली तो कर्नाटक में ही थी ना। तो जो कर्नाटक के जो ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स थे, जिनको चालुक्या कहते हैं, चालुक्या ऑफ बादामी, उनको 753 एडी में गद्दी से हटा दिया। किसने हटा दिया? एक नई डायनेस्टी उभर के आ गई कर्नाटक में। तो कर्नाटक में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने जो बादामी फैमिली थी, ओरिजिनल फैमिली, उनको गद्दी से भगा दिया। कब? 753 एडी में भगा दिया। यानी कर्नाटक में जो ओरिजिनल फैमिली थी वो तो गद्दी से उतर गई, लेकिन ये जो शिफ्ट होके वेंगी में बस गए थे, इनकी ताकत पे कोई असर नहीं पड़ा। इन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखी और 500 सालों तक इन्होंने रूल किया। तो ये जो 500 सालों का रूल है वेंगी चालुक्यास का, इसमें तेलुगु को बहुत प्रमोट किया गया। और आज जो आंध्र प्रदेश में आप देखते हो तेलुगु लैंग्वेज का बोलबाला है, तेलुगु का अपना कल्चर है, तेलुगु की अपनी आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो ये सारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर या जो लिटरेचर जो डेवलप हुआ, ये इसी 500 सालों के दौरान हुआ। अब देखो, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल घर था वो था कर्नाटक, तो कर्नाटक को भी भूले नहीं ये लोग। तो कन्नड़ और संस्कृत को भी मतलब अपने कोर्ट में, अपने दरबार में तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और संस्कृत में भी काम करवाते थे। ये बातचीत, चिट्ठियां वगैरह लिखना, यानी तेलुगु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन साथ ही साथ कन्नड़ और संस्कृत को भी प्रमोट करते रहे।
तो ये जो ईस्टर्न चालुक्य, जिसको वेंगी चालुक्य भी बोलोगे, तो अब ये जाके वहां पे रूल करने लगे, तो करते ही इनके कुछ दुश्मन भी बन गए। तो शुरुआती दुश्मन इनके थे पल्लव। इन्हीं पल्लवों से वेंगी छीना था ना इन लोगों ने, तो पल्लवों से तो दुश्मनी होगी ही होगी। पल्लवों की कैपिटल क्या थी? कांची। दूसरे दुश्मन इनके कौन थे? जो कर्नाटक में अभी अभी कब्जा कर लिया था ना राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूटों ने इनके ओरिजिनल फैमिली को गद्दी से हटा के कब्जा कर लिया था। तो राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी? मान्यखेड़ या मान्यखेड़ा। तो शुरुआती दिनों में इनको इन दो पॉलिटिकल पावर से दुश्मनी झेलनी पड़ी। एक तो पल्लव यानी तमिलनाडु से, और दूसरे राष्ट्रकूट यानी कर्नाटक से। तो अब देखो, तो कुछ शुरू के दिनों में तो इनकी दुश्मनी पल्लवों से और राष्ट्रकूटों से होती रही। बाद में जाके इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। तो क्या हुआ कि बाद में जब 973 एडी में तीसरी फैमिली जो चालुक्य की थी वो भी पावर में आ गई, तो तीसरी फैमिली फिर से पावर में आ गई थी। तो तीसरी और दूसरी फैमिली में भी आपस में लड़ाई होने लगी। यानी दोनों थे तो चालुक्य ही, एक वेंगी में रहते थे और दूसरे वहीं वापस कर्नाटक में ताकत में आ गए थे। तो तीसरी बार जब ये ताकत में आए तो इन्होंने कल्याणी को अपना कैपिटल बनाया। तो अब ध्यान से सोचो, ये दोनों चालुक्य फैमिली ही हैं। वेंगी फैमिली वो है जो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गई थी। कल्याणी फैमिली वो है जो 200 सालों के बाद फिर से सत्ता में वापस लौटी थी। तो अब ये दोनों भी आपस में लड़ने लगे। यानी वेंगी चालुक्य को कई जगहों से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पल्लवों से तो उनकी लड़ाई थी ही, राष्ट्रकूटों से भी थी, अब अपने ही चचेरे भाइयों से लड़ना पड़ रहा था। तो अब यही दोनों चालुक्य फैमिली आपस में लड़ने लगे, और वेंगी वाले उतने ताकतवर थे नहीं जितने कि उनके चचेरे भाई थे। तो वेंगी चालुक्यों ने क्या किया, इन्होंने तंजावुर के चोलों से मदद मांगी। उनको लगा कि हमारे चचेरे भाई ही हमको हरा देंगे और हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, जबकि हम तो इतने सालों से यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तब वेंगी वालों ने क्या किया, जो तंजावुर को कैपिटल बना के चोल रूल करते थे उनसे मदद मांगी, और मदद मांगने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। यानी आपस के फैमिली के झगड़े में बाहर वाले को शामिल कर लिया, चोल डायनेस्टी को अपने साथ मिला लिया, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। दोनों के बीच में शादियां वगैरह होने लगी, जिससे कि वेंगी के चालुक्य और चोल एक टीम में शामिल हो गए, एक ही टीम बन गए वो लोग। और जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके बीच और इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। तो इस तरह कुछ सालों के लिए जो वेंगी के चालुक्य थे, ये चोल और कल्याणी के चालुक्यों के बीच के लड़ाई की वजह बन गए थे। तो आगे हम ये सब डिटेल में देखेंगे। तो ये जो वेंगी के चालुक्य हैं, इनके जो राजा वगैरह हुए, इनके बारे में हमको बिल्कुल डिटेल में हिस्ट्री पता चल जाती है। क्यों पता चल जाती है? क्योंकि इनके राजाओं ने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस, मतलब पत्थरों पे खुदवाई, और कॉपर प्लेट वगैरह काफी सारे बनवाए। तो इन्हीं सबको पढ़ के आज हमको उन राजाओं के नाम, उनके टाइम पीरियड, उनकी अचीवमेंट्स, सब कुछ काफी डिटेल में समझ में आ जाती है। तो बात करते हैं ऐसे ही कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस की। तो एक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सतारा कॉपर इंस्क्रिप्शन। सतारा कॉपर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाई? तो पहले रूलर ने बनवाई। पहला रूलर कौन था? कुब्ज विष्णुवर्धना। ये वही कुब्ज विष्णुवर्धना है जो पुलकेशिन II का भाई था, जिसको कि गवर्नर बना के भेजा था। तो ये सतारा कॉपर इंस्क्रिप्शन किसकी है? तो कुब्ज विष्णुवर्धना की है। सतारा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अब ये लोग जो वेंगी में जाके शिफ्ट हो गए थे, ये लोग धर्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन साथ ही साथ जैन धर्म को भी आश्रय देते थे, पैट्रनेज देते थे। देखो बच्चों, हिस्ट्री ऐसे याद करो कि समझो, याद मत करो। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा सेंटर है। श्रवणबेलगोला में ही
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान दी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? एक जैन धर्म के राजा थे। तो कर्नाटक में जैन धर्म को मानने वालों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। तो ये लोग कर्नाटक से ही शिफ्ट होके वेंगी गए थे। तो ब्राह्मण धर्म का पालन तो करते ही थे, साथ ही साथ जैन धर्म को भी सपोर्ट करते थे। तो इनकी जो पहली शुरुआती कैपिटल थी वो वेंगी शहर थी। वेंगी में ही रहते थे, वेंगी चालुक्य कहलाते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल ही वेंगी को बना रखी थी। तो अगर मॉडर्न मैप की बात करो तो आंध्र प्रदेश में एक एलुरु नाम की जगह है। तो इसी एलुरु को वेंगी कहा जाता था पुराने जमाने में। तो बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल, क्योंकि इनके काफी सारे लड़ाई झगड़े होते थे, तो इन्होंने एक सेफ जगह पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। तो कई सौ सालों तक तो वेंगी में ही रहे। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके राजा महेंद्रवरम को कैपिटल बना लिया था। तो आज राजा महेंद्रवरम को राजमुंद्री के नाम से भी जानते हैं। तो राजमुंद्री और वेंगी ये दोनों शहर जो हैं ये आंध्र प्रदेश में ही थे। तो क्वेश्चन आएगा कि वेंगी चालुक्य के कैपिटल कौन कौन थे? तो दो कैपिटल थे। शुरुआती दिनों में तो वेंगी था, बाद में शिफ्ट होके ये लोग राजमुंद्री चले गए थे। राजमुंद्री, जिसको कि राजा महेंद्रवर्मन भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री की, यानी कि वेंगी चालुक्य के राजाओं की हम बात कर लें तो सबसे पहले राजा तो कुब्ज विष्णुवर्धन ही थे। तो इनको गवर्नर बना के भेजा गया था 624 में और 641 तक ये जीवित रहे। कुब्ज विष्णुवर्धन ने विषम सिद्धि की समाधि की टाइटल ले रखी थी। विषम सिद्धि, विषम का मतलब होता है डिफिकल्ट, सिद्धि का मतलब होता है जीतने वाला, कनकरर, यानी कनकरर ऑफ डिफिकल्टीज, विषम सिद्धि। तो ये 624 में गवर्नर बना के इनको किसने भेजा था? पुलकेशिन II ने भेजा था ना। पुलकेशिन II के भाई थे ना ये छोटे। तो पुलकेशिन II की मृत्यु हुई थी 642 एडी में। तो अपने बड़े भाई से एक साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 641 एडी में ही इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ के बाद इनका बेटा जयसिम्हा वन गद्दी पे बैठा और जयसिम्हा वन को 22 सालों तक राज करने का मौका मिला। अब बात करते हैं कि इनकी राष्ट्रकूटों के साथ दुश्मनी थी। अब दुश्मनी क्यों थी? क्योंकि राष्ट्रकूटों ने इनकी ओरिजिनल फैमिली को गद्दी से हटा दिया था ना। तो वो सब हम बात करते हैं। तो जयपाल वन, जो कि कुब्ज विष्णुवर्धन का बेटा था, अब वो गद्दी पे बैठा और ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसने एक इसकी एक इंस्क्रिप्शन है, विप्पार्ला एपिग्राफ बोलते हैं उसको। विप्पार्ला जगह है आंध्र प्रदेश में। तो ये विप्पार्ला इंस्क्रिप्शन चालुक्य डायनेस्टी से जुड़ी हुई है, वेंगी चालुक्य से जुड़ी हुई है। और इसको किसने बनवाया था? तो जयसिम्हा वन ने बनवाया था। तो ये जो विप्पार्ला इंस्क्रिप्शन है, इसको कहा जाता है कि तेलुगु भाषा का सबसे पुराना रिकॉर्ड, यानी कहीं पे तेलुगु भाषा लिखी हुई अगर मिलती है, सबसे पुराना जो एविडेंस है तेलुगु भाषा का लिखे जाने का, वो इसी इंस्क्रिप्शन में, विप्पार्ला इंस्क्रिप्शन। तो जयसिम्हा के बाद अगले 60 सालों तक बिल्कुल छोटे मोटे राजा गद्दी पे बैठे। उनका नाम जानने की भी जरूरत नहीं है, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत नहीं है। तो विष्णुवर्धना, उसका बेटा जयसिम्हा वन, उसके बाद अगले 60 सालों तक छोटे मोटे राजा कुछ समय के लिए गद्दी पे बैठे। सब के सब काफी कमजोर, काफी वीक टाइप के रूलर थे। अब अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इनको वेंगी में शिफ्ट हुए लगभग 100 साल हो गए हैं। तो 753 एडी में जाके एक बहुत बड़ी घटना हुई। बहुत बड़ी घटना क्या हुई कि इनकी ओरिजिनल फैमिली तो रहती थी बादामी में, बादामी के चालुक्य कहलाते थे वो। तो 753 एडी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी उभर के सामने आई। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनी ही थी बादामी के चालुक्यों को गद्दी से हटा के। तो जो बादामी में जो ओरिजिनल फैमिली थी, उसको दांती दुर्ग नाम के एक मिलिट्री जनरल ने गद्दी से हटा दिया
और दांती दुर्ग ने एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। उसी डायनेस्टी को राष्ट्रकूट डायनेस्टी बोलते हैं। यानी राष्ट्रकूटों ने कर्नाटक के चालुक्यों को गद्दी से हटा दिया। कब हटा दिया? 753 एडी में। अब उनका अगला निशाना कौन था? वो चालुक्य जो वेंगी में जाके शिफ्ट हो गए थे, यानी वो चालुक्य जो आंध्र प्रदेश में रहते थे और पिछले 100-125 सालों से आंध्र प्रदेश से अपना रूल चला रहे थे। तो अब इस तरह जो है वेंगी चालुक्यों की लड़ाई राष्ट्रकूटों से भी शुरू हो गई, क्योंकि अब कर्नाटक पे राष्ट्रकूटों का कब्जा हो गया था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो वेंगी के चालुक्य के राजा थे उस वक्त के सब कमजोर थे। इतनी हिम्मत उनमें थी नहीं कि राष्ट्रकूटों का मुकाबला कर पाते। तो राष्ट्रकूटों के उस वक्त के बहुत ताकतवर राजा थे ध्रुव। तो ये ध्रुव इतने ताकतवर थे कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अटैक करके कन्नौज को भी कब्जे में ले लिया था। तो जो राजा नॉर्थ इंडिया तक पहुंच सकता है, वहां की किंगडम्स को हरा सकता है, उसके लिए वेंगी चालुक्यास को हराना कौन सी बड़ी बात है। तो जो ध्रुव नाम के राष्ट्रकूट राजा थे, इन्होंने वेंगी चालुक्या के विजयादित्य टू नाम के राजा को हरा दिया। और हारने के बाद विजयादित्य टू ने क्या किया कि आगे हमारी लड़ाई और ना हो, हमारी दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाए, ये सोचते हुए विजयादित्य टू ने अपनी बेटी जिसका नाम था शीला माधवी, उसकी शादी इस ध्रुव से कर दी। तो लगा कि चलो मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया तो झगड़ा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झगड़ा और भी कई 50-60 सालों तक चलता रहा। यानी कह लो कि जब तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म नहीं हो गई तब तक उनका झगड़ा वेंगी चालुक्यों से चलता ही रहा। अगले जो इंपॉर्टेंट राजा हुए वेंगी चालुक्यों में वो थे गुनागा विजयादित्य। तो गुनागा विजयादित्य को कहा जाता है कि ये बहुत बड़े कनकरर थे। यानी इनके पहले के जो राजा थे वो तो मरियल, वीक, डरपोक टाइप के थे। कुछ सालों के लिए बिल्कुल वैसे ही राजा थे। अचानक से एक बहुत अच्छा राजा गद्दी पे बैठा, उसका नाम था गुनागा विजयादित्य। और इनको अच्छा राजा और स्ट्रॉन्ग राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो कमजोर हो गई थी वेंगी चालुक्या फैमिली, उसको मजबूत किया और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड भी किया। आप यहां देखो, इनको लगभग 43 सालों तक रूल करने का मौका मिला। 43 साल कम तो नहीं होते हैं। एक आदमी की जिंदगी होती है कितनी है? 70 साल होती है ऑन एन एवरेज, उसमें से 43 साल इसको रूल करने का मौका मिला। तो गुनागा विजयादित्य एक ताकतवर राजा थे, इसलिए राष्ट्रकूट इनको आसानी से हरा नहीं सकते थे। तो उस वक्त के राष्ट्रकूट एम्परर थे अमोघवर्षा। तो ये गुनागा विजयादित्य को हरा नहीं सकते थे, इसलिए इसको गुनागा विजयादित्य को अपना सपोर्टर मानते थे। यानी अपने सपोर्टर के तौर पे, अपने दोस्त के तौर पे बनाए रखते थे। झगड़ा इन दोनों के बीच होता नहीं था। ठीक है, तो इससे हमको यह हिंट मिलता है कि अमोघवर्षा के टाइम जो है वेंगी चालुक्या ने अपने आप को कुछ दिनों के लिए राष्ट्रकूटों के अंडर फ्यूडेटरी बना लिया था। यानी जमींदार बन गए थे वो राष्ट्रकूटों के लिए कुछ दिन के लिए। तो जब अमोघवर्षा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तो गुनागा विजयादित्य जो है खुद को राष्ट्रकूटों के इन्फ्लुएंस से आजाद कर देता है। जब तक अमोघवर्षा था तब तक उसके अंडर फ्यूडेटरी बन के रहे, झगड़ा नहीं किया आपस में। लेकिन जब अमोघवर्षा की डेथ हो गई तो फिर डरना किस बात का, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वेंगी चालुक्या जो है धीरे धीरे राष्ट्रकूटों के इन्फ्लुएंस से बाहर आते चले गए। तो बाद में हम ये जानते हैं कि कृष्णा टू नाम का जो राष्ट्रकूट एम्परर था वो वेंगी चालुक्या को बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानता था। यानी कि उसने मान लिया था कि वेंगी चालुक्या के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूलर है। ये जो गुनागा विजयादित्य है, इनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि इन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि राष्ट्रकूटों के इन्फ्लुएंस से इन्होंने बिल्कुल वेंगी चालुक्यास को बाहर निकाला। साथ ही साथ पल्लव और पांड्य जो कि तमिलनाडु को कंट्रोल करते थे, उनको भी हराया।
तो गुनागा विजयादित्य के टाइम जो वेंगी के चालुक्य थे या ईस्टर्न चालुक्य थे, इनकी टेरिटरी बहुत एक्सपैंड हो गई थी। एक्सपैंड होके महेंद्रगिरी, ये जो महेंद्रगिरी माउंटेन है, तो महेंद्रगिरी माउंटेन उड़ीसा में है, वहां से लेके पुलिकट के बीच। तो पुलिकट कहाँ है? पुलिकट है तो तमिलनाडु में, लेकिन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। महेंद्रगिरी है तो उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो कह लो कि पूरा का पूरा जो आज का आंध्र प्रदेश आप देखते हो, वो वेंगी चालुक्यास के अंडर आ गया था। किसके जमाने में? गुनागादित्य विजया के जमाने में। तो देखो, कल्चर भी सेम, इस पूरे रीजन में तेलुगु बोली जाने लगी, तेलुगु आर्ट एंड कल्चर बनने लगा। पूरा का पूरा एरिया एक ही डायनेस्टी के कंट्रोल में था। तो ऐसे ही बनती है ना हिस्ट्री। इसीलिए तो आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है, तमिलनाडु एक अलग स्टेट है, क्योंकि कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज ये सब बिल्कुल सेपरेट होकर डेवलप होती है, तभी अलग अलग स्टेट्स बन के निकलते हैं। ठीक है। तो गुनागा विजयादित्य की डेथ के बाद, ये तो गुनागा विजयादित्य ने खोई हुई ताकत लौटा दी थी, एक्सपेंशन वगैरह भी करवा दिया था। गुनागा विजयादित्य की डेथ के बाद जो चालुक्यों की ताकत है, जब हम चालुक्य बोलते हैं तो हम वेंगी चालुक्य की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वेंगी चालुक्यों की ताकत जो है कमजोर होने लगी, डिक्लाइन करने लगी, क्योंकि इनके बेटे ही आपस में लड़ने लगे। सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगा, गद्दी पे बैठने के लिए लड़ाइयां वगैरह होने लगी। तो इससे चालुक्य वाले जो है कमजोर होने लगे। जो गुनागा विजयादित्य के बाद अगर कोई ऐसा राजा है जिसका नाम लिया जा सके, तो वो है राजा नरेंद्र। तो राजा नरेंद्र को जाना जाता है कि उनके दौरान, उनके राजा रहते रहते काफी सारे सोशल और कल्चरल जो वर्क होते हैं, अपलिफ्टमेंट होता है, वो किया गया। ना सिर्फ तेलुगु का बल्कि कन्नड़ का भी। तेलुगु तो खैर इनके पेट्रोनेज में था ही, तेलुगु को तो इन्होंने काफी बढ़ावा दिया, लेकिन क्योंकि ये लोग कर्नाटक से आए थे ना, तो कर्नाटक से आने की वजह से कन्नड़ की तरफ भी इनकी सिंपैथी थी। तो ये जो राजा थे, राजा नरेंद्र, इनके टाइम पीरियड में कन्नड़ लैंग्वेज में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई। इन बुक्स का नाम आप याद रखो, विक्रमार्जुना विजयम। दूसरी बुक थी गदा युद्धम। तो ये जो बुक्स है बेसिकली महाभारत की कहानियों से बने हैं। तो महाभारत जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, उनसे कहानियां निकाल के कन्नड़ लैंग्वेज में बुक्स लिखी जाने लगी। साथ ही साथ संस्कृत की महाभारत को तमिल लैंग्वेज में भी बदला गया। तो कह लो कि महाभारत को 2 अलग अलग लैंग्वेज में पॉपुलराइज करने का काम इसी डायनेस्टी ने किया, वेंगी डायनेस्टी ने। एक तो तमिल में बदला और दूसरा कन्नड़ में बदला। इस डायनेस्टी के आखिरी राजा थे विजयादित्य 7, आखिरी राजा साबित हुए विजयादित्य 7। तो खैर ये सब उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप ये सब याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बुक्स वगैरह का नाम जरूर याद रखना। तो ये इस तरह हम देखते हैं वेंगी चालुक्य की कहानी खत्म हो जाती है। एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1189 एडी। जो दूसरी फैमिली थी वो 1189 एडी में खत्म हुई, और संयोग देखिए कि तीसरी फैमिली भी उसी वक्त खत्म हुई, उसी साल दूसरी और तीसरी फैमिली इकट्ठे ही खत्म हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी फैमिली की। तो जो तीसरी फैमिली है उसका फंडा हम फिर से समझ लें। जो चालुक्य की पहली फैमिली थी, इनकी जो कहानी शुरू हुई थी वो बादामी में हुई थी। बादामी, तो बादामी में ये रूल करते थे 500 एडी से लेके 753 एडी तक रूल करते थे। 753 एडी में क्या हुआ था? इनसे गद्दी छीन ली थी। किसने छीन ली थी? राष्ट्रकूटों ने छीन ली थी और पूरे कर्नाटक को कंट्रोल करते थे। अगले 220 सालों तक ये जो चालुक्य थे, जो कि कर्नाटक में ही रहते थे, वो फ्यूडेटरी बन गए थे। फ्यूडेटरी यानी जमींदार बन के रहते थे राष्ट्रकूटों के अंदर। असली मालिक तो राष्ट्रकूट बन गए थे। तो 220 सालों के बाद इन्होंने बदला लिया।
बदला ऐसे लिया कि इसी राष्ट्रकूटों को गद्दी से हटा के 973 एडी में फिर से अपनी डायनेस्टी बसा ली। लेकिन ये जो फिर से गद्दी पे बैठे, तब इन्होंने अपनी कैपिटल कल्याणी नाम की जगह को बनाया। कल्याणी भी कर्नाटक में ही है, बादामी भी कर्नाटक में ही है, राष्ट्रकूट का कंट्रोल भी कर्नाटक में ही था। तो ये जो पहली फैमिली ही जो 220 सालों के बाद फिर से सत्ता में लौटी, तो ये कल्याणी चालुक्या कहलाई। कल्याणी चालुक्या या फिर वेस्टर्न चालुक्या कहलाई। वेस्टर्न चालुक्या क्यों कहलाई? क्योंकि वेंगी में रहने वाले चालुक्यों को ईस्टर्न चालुक्या कहा जाता था, तो वो ईस्टर्न है, तो इसको अलग दिखाने के लिए वेस्टर्न चालुक्या कहा जाने लगा हिस्टोरियंस के द्वारा। तो अब हम कहानी समझ लें इनकी कि ये वेस्टर्न चालुक्या ये लोग थे कौन। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक मैप देख लें। तो ये मालखेड़ देख रहे हो, तो मालखेड़ जो है ये राष्ट्रकूटों की कैपिटल हुआ करती थी। ये भी कर्नाटक में ही है। अगर आप मैप ड्रॉ करोगे कर्नाटक का, तो कर्नाटक का मैप आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो मालखेड़ कर्नाटक में ही था, राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी। ये वातापी देख रहे हो, यही बादामी था। तो बादामी वालों को हराकर, इन्हीं को हराकर राष्ट्रकूट गद्दी पे बैठ गए थे ना। तो राष्ट्रकूटों ने अपनी कैपिटल मालखेड़ को बना रखी थी। तो वातापी से तो चालुक्य खत्म हो गए थे, लेकिन जो लोग वेंगी में शिफ्ट हो गए थे वो तो तब भी रूल कर रहे थे, यानी एक फैमिली यहां पे तब भी जीवित थी। अब क्या हुआ कि 973 एडी में इन्हीं राष्ट्रकूटों को हराकर फिर से चालुक्य कर्नाटक में भी ताकत में आ गए। तो जब दोबारा ये लोग ताकत में आए, तो इन्होंने मालखेड़ के पास ही कल्याणी नाम की एक जगह है, उसको अपनी कैपिटल बनाया। तो ये सब कुछ देख रहे हो इसी रीजन में हो रहा था। ये जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, और ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि ये जो अगर आप कल्याणी देखोगे, मालखेड़ देखोगे, ये तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक के इलाके हैं ये सब। तो बात समझ लेते हैं कि ये वेस्टर्न चालुक्या थे कौन। तो इतना तो आप जान लो कि वेस्टर्न चालुक्या जो है राष्ट्रकूटों को गद्दी से हटाकर गद्दी पे बैठे थे। अब ये राष्ट्रकूट कौन थे? तो राष्ट्रकूट वही डायनेस्टी थी जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को गद्दी से हटाया था। तो बादामी के चालुक्यों को गद्दी से हटाया था एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम था दांती दुर्ग, और यही दांती दुर्ग है जिसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनाई। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनाने वाले दांती दुर्ग थे, ये आप याद रखना, ठीक है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल कर रही थी कर्नाटक से। तो 220 सालों तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल करती रही। अचानक कब से? यानी कि 773 एडी से लेके 973 एडी तक राष्ट्रकूटों ने रूल किया, और इस दौरान जो कर्नाटक में रहने वाले चालुक्य थे इनके अंडर काम करते थे। तो फिर 973 एडी में ही ये जो इनके अंडर काम करने वाले चालुक्य थे उन्होंने इनको गद्दी से हटा के फिर से गद्दी हथिया ली, और तब वो कहलाए वेस्टर्न चालुक्य। तो दोबारा गद्दी हथियाने के बाद कल्याणी नाम की जगह को अपना कैपिटल बनाया था चालुक्यों ने। ये देख रहे हो कल्याणी, ये अगर कल्याणी है तो ये मानखेड़ है, ये राष्ट्रकूटों की कैपिटल हुआ करती थी। तो राष्ट्रकूटों को हराने के बाद उन्हीं की कैपिटल के पास अपनी कैपिटल बना ली थी वेस्टर्न चालुक्यों ने। तो अगर आज के मॉडर्न जमाने की बात करो तो ये जो कल्याणी है, जो पुराने जमाने का कल्याणी है, ये आज बसव कल्याण नाम से जाना जाता है। बसवा कल्याण नाम का एक शहर है कर्नाटक के बीदार जिले में, वही पुराने जमाने का कल्याणी है। तो आप ये देख रहे हो कल्याणी जो है ये महाराष्ट्र है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। तो कल्याणी तीनों के बॉर्डर के नजदीक वाला एरिया है। तो क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल कल्याणी को बनाया था, इसीलिए ये जो चालुक्या फैमिली है इसको कल्याणी चालुक्या भी कहते हैं। तो ये जो दोबारा ये गद्दी पे बैठे, इसीलिए कहा जाता है कि जो कल्याणी के चालुक्या हैं, ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि ये लोग पुराने वाले चालुक्या के ही वंशज हैं।
तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट है पुराने वाले चालुक्यास की, पुराने वाले चालुक्या यानी बादामी के चालुक्यों की। लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी भी मिली हैं जिनमें कि लिखा हुआ है कि ये लोग, इनका पुराने वाले चालुक्यों से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि ये लोग अभी अभी गुजरात से शिफ्ट होके आए थे। मतलब कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दोनों फैमिली, ये पुरानी फैमिली से ही निकले हैं। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, ये लोग बिल्कुल कोई और थे, नए थे, लेकिन थे चालुक्य ही। खैर जो भी हो, ज्यादातर हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि पहली फैमिली से ही निकले हुए थे ये लोग, जो कि 220 सालों के बाद फिर से गद्दी पे आके बैठ गए। तो जब ये दोबारा गद्दी पे बैठे, तब तक इनके पास बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल में आ चुका था। लगभग पूरा जो दक्षिण भारत का एरिया है वो इनके कंट्रोल में रहा। लगभग आप देख रहे हो, लगभग अगले 200 सालों तक इन्होंने साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में रखा। अब बात यह है कि इनको वेस्टर्न चालुक्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो फैमिली वेंगी में रूल कर रही थी, उनको तो ईस्टर्न नाम से बुलाया ना हिस्टोरियंस ने। अगर उनको ईस्टर्न बोलोगे तो इनको वेस्टर्न बोलना पड़ेगा। तो वो ईस्टर्न यानी वेंगी से रूल करने वाले, ये वेस्टर्न यानी कल्याणी से रूल करने वाले। कल्याणी कहाँ है? कर्नाटका में। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये जो कल्याणी चालुक्या थे, ये राष्ट्रकूटों को गद्दी से हटा के बैठे थे। तो राष्ट्रकूटों की कैपिटल कहाँ थी? तो मान्यखेड़ा नाम के जगह पे थी। मान्यखेड़ा जो है आज के गुलबर्गा जिले में स्थित है। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो अब एक कहानी मैं आपको बताता हूं। मान्यखेड़ से 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है कल्याणी। तो एक्चुअली चलो वो कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पीपीटी में तो है ही वो। तो ये जो दोबारा ये लोग गद्दी पे बैठे, तो ये 220 सालों का कह लो कि 220 सालों के बाद फिर से राष्ट्रकूट के हाथ से गद्दी चली गई और फिर से चालुक्य गद्दी पे आके बैठ गए। तो ये 220 सालों के दौरान राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे और ये चालुक्य जो कर्नाटक में रहते थे वो उनके अंदर जमींदार बन के रहते थे। यही थी कहानी। तो जब राष्ट्रकूट रूल जब करते थे तो राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में ना सिर्फ साउथ इंडिया था बल्कि सेंट्रल इंडिया भी था। सेंट्रल इंडिया यानी गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी राष्ट्रकूट काफी बड़े थे और उनको गद्दी से हटाया था इन लोगों ने। तो अब कहानी जो मैं आपको कह रहा था वो सुन लेते हैं। तो कैसे गद्दी से हटाया, राष्ट्रकूटों को गद्दी से कैसे हटाया? तो एक राजा थे राष्ट्रकूटों के, उनका नाम था कृष्ण थ्री। तो पहले तो राष्ट्रकूटों ने मतलब उनके पास काफी ताकत थी, लेकिन राष्ट्रकूटों की दिक्कत क्या थी कि राष्ट्रकूट एक्सपेंशन के चक्कर में नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाया करते थे, वहां भी जाके लड़ाई लड़ने लगते थे। इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कृष्ण थ्री की कि ये बार बार इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी परमारों से। परमार एक अलग डायनेस्टी थी, ये बेसिकली राजपूतों की डायनेस्टी थी और परमार मध्य प्रदेश से रूल करते थे। मध्य प्रदेश के जो एरिया है मालवा, ग्वालियर, वहां से रूल करते थे। और परमारों की कैपिटल थी धार। धार नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, ये परमारों की कैपिटल हुआ करती थी। तो ये जो कृष्णा थ्री हैं, इनकी आदत थी कि ये बार बार परमारों से लड़ाई लड़ते थे, यानी सालों भर लड़ाई ही लड़ते रहते थे। तो ये तो हमेशा अपने घर के बाहर ही रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक बहुत फेवरेट सेनापति था। वो सेनापति का नाम था तैलप्पा। अब ये तैलप्पा खानदानी तौर पे तो एक चालुक्य थे, लेकिन राजा तो नहीं थे ना। ये लोग तो 220 सालों तक जमींदारी कर रहे थे, तो ऐसा ही समझ लो कि जमींदार ही थे तैलप्पा। तो कृष्णा थ्री को तो बाहर जाना पड़ता था लड़ाई लड़ने के लिए। तो कृष्णा थ्री की कैपिटल थी मान्यखेड़ा। तो ये मान्यखेड़ा मान लो। तो कृष्णा थ्री ने क्या किया, इसी तैलप्पा को कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी जमीन दे देता हूं, तुम वहीं पे अपनी फैमिली के साथ बस जाओ। बस तुम्हारा काम इतना है कि जब भी मान्यखेड़ा पे कोई खतरा हो तो तुम उसको बचाना।
तो मानखेड़ा के पास ही एक तरदावदी नाम की जगह थी। तो तरदावदी ही आज का बीजापुर है, बीजापुर कर्नाटक में है ना। तो समझ लो कि बीजापुर का जो पूरा एरिया था वो तैलप्पा को दे दिया। किसने दे दिया? कृष्ण थ्री ने दे दिया। तो बीजापुर में ही कल्याणी है, जो बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया है ना कल्याणी को, वो कल्याणी बीजापुर में ही है। तो मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कल्याणी और मानखेड़ा जो है काफी नजदीक, 100 किलोमीटर का भी अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा। तो कृष्णा थ्री ने अपने मतलब समझ लो कि एक ऐसी गलती की जो कि बाद में बहुत भारी पड़ी। तो कृष्णा थ्री तो चले गए, लेकिन उनके वंशजों को, जो राष्ट्रकूटों को, उनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कृष्णा थ्री ने दो गलतियां की, एक तो परमारों से दुश्मनी मोल ली और दूसरा अपने ही जमींदार को जरूरत से ज्यादा जमीन दे दी, जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना दिया। किसको? तैलप्पा को। तो क्या हुआ? 972 एडी में परमारों ने मध्य प्रदेश से निकल के कर्नाटक पे हमला कर दिया। परमार कहां पे कंट्रोल करते थे? मालवा, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ऐसी जगहों पे। तो परमार जो है मध्य प्रदेश से निकल के राष्ट्रकूटों को हराने के लिए कर्नाटक में घुस गए। तो इनकी कैपिटल कहां थी? मानखेड़ा। तो मानखेड़ा पे आक्रमण होने लगा। कृष्णा थ्री तो मर चुके थे तब तक। तो तैलप्पा की जिम्मेदारी थी ना कि वो अपना वचन निभाएं और मानखेड़ा को बचाने के लिए आए। लेकिन तैलप्पा ने इस मौके का फायदा उठाया। तैलप्पा मानखेड़ा गया ही नहीं। तो मानखेड़ा को बहुत अच्छे से लुटने पिटने के बाद परमार जो है लौट के मध्य प्रदेश चले गए। तो उस वक्त जब ये सब हो रहा था, उस वक्त जो राष्ट्रकूट राजा गद्दी पे बैठा था उसका नाम था कर्काटू, कर्कटू। ठीक। तो कर्कटू बुरी तरीके से हार गया, परमारों से हार गया। वो खुद भी कमजोर था, लेकिन तैलप्पा जो है दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। तो बाद में जब परमार लौट के मध्य प्रदेश चले गए तो तैलप्पा ने मानखेड़ा पे कंट्रोल कर लिया और खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी 973 एडी में गद्दी पे आ गई। और ये एक तरह से समझो कि 220 सालों के बाद फिर से चालुक्य जो है कर्नाटक पे रूल करने लगे। जो राष्ट्रकूटों का आखिरी राजा था वो था इंद्रफोर। ये सब नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, अपने दिमाग को उतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो। अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो आप समझ लो कि 973 एडी में ये लोग मतलब जो कल्याणी के चालुक्य हैं इनका रूल स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही सालों के बाद राष्ट्रकूट जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कल्याणी चालुक्य के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला रूलर तो तैलप्पा ही है, जिसने कल्याणी चालुक्य को गद्दी पे बिठाया दोबारा। तो तैलप्पा ने गद्दी हथियाने के बाद बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया। तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि इन परमारों को हराया, क्योंकि परमार फिर से आक्रमण कर सकते थे ना। तो परमारों को हरा दिया, साथ ही साथ राष्ट्रकूटों के जो और सारे जमींदार वगैरह थे। तैलप्पा भी तो किसी जमाने में राष्ट्रकूटों का जमींदार ही हुआ करता था ना। तो अब तैलप्पा ने बाकी जमींदारों को जो कभी राष्ट्रकूटों के सामने सर झुकाते थे उन सबको हरा दिया और उनसे कहा कि अब आज से तुम्हारा मालिक मैं हूं। तो इस तरह से कल्याणी चालुक्य पूरे दक्षिण भारत का, पूरे साउथ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बन गई थी तैलप्पा के ही जमाने में। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी तो बन गई। अब जब इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनेगी तो कुछ दिक्कतें भी आएंगी। तो ये जो वेंगी के चालुक्य थे ये तो एग्जिस्ट करते ही थे ना, जबकि कल्याणी के चालुक्यों ने अभी अभी रूल करना स्टार्ट किया था। कल्याणी के चालुक्यों ने 973 एडी में रूल करना स्टार्ट किया। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, 973 एडी में कल्याणी के चालुक्य फिर से एग्जिस्टेंस में आए, जबकि इनके चचेरे भाई जो कि वेंगी से रूल कर रहे हैं ये तो 624 से ही रूल कर रहे थे। तो इनको तो 350 साल का एक्सपीरियंस है ना रूल करने का। कल्याणी वाले तो अभी अभी ताकत में आए हैं। ठीक। तो अब
इसी वेंगी को लेके अब कल्याणी वाले, क्योंकि राष्ट्रकूटों को हरा के गद्दी पे आए थे, तो इनको लगता था कि ये वेंगी के अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों, इनके बीच तो आपस का रिश्ता है ना, एक ही खून है ना, दोनों तो चालुक्य ही है ना। लेकिन कल्याणी के चालुक्यों को लगता था कि वेंगी पे भी हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये नई लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वेंगी के चालुक्यों को जब ये खतरा लगने लगा कि हमारे अपने ही रिश्तेदार हमको हराना चाहते हैं, तो वेंगी के चालुक्यों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। इन लोगों ने, आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी रहती थी, चोल डायनेस्टी। तो इन लोगों ने, यानी वेंगी के चालुक्यों ने चोल डायनेस्टी से दोस्ती कर ली, चोल डायनेस्टी के राजाओं से अपनी बेटियों की शादी करा दी। तो अब चोल वेंगी चालुक्यों के सपोर्ट में आके खड़े हो गए। तो अब जब भी कल्याणी के चालुक्य वेंगी पे आक्रमण करते थे, तो लड़ने के लिए चोल सामने आ जाते थे। तो अब कुछ सालों तक हम ये देखते हैं कि जो कल्याणी के चालुक्य हैं, उनकी लड़ाई होती रही चोलों से। क्यों लड़ाई होती रही? क्योंकि कल्याणी के चालुक्य वेंगी पे कब्जा करना चाहते थे, जबकि चोल जो है, उनकी शादी हो रखी थी वेंगी के चालुक्यों के घर में। बेटी रोटी का रिश्ता था, दोनों एक दूसरे के मैट्रिमोनियल अलायंस में थे। तो इसलिए वेंगी के चक्कर में कल्याणी और चोल आपस में लड़ते रहे। अगले 100-125 सालों तक यही होता रहा। तो इसको कहा जाता है चोल चालुक्य वॉर। ये लड़ाई किस लिए हुई, ये मैंने आपको समझा दी कि वेंगी पे कंट्रोल करने के लिए हुई। जो वेंगी के राजा थे, उनकी खुद की तो कोई ताकत थी नहीं, तो उन्होंने अपने सपोर्ट में चोल राजाओं को खड़ा कर रखा था। और कल्याणी के जो चालुक्य थे, वो तो अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर समझते थे, तो उनको लगता था कि वेंगी पे भी हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो इसलिए ये लड़ाई होती रही। तो ये जो चोल और चालुक्यों की लड़ाई हुई, ये लगभग 125-150 सालों तक चली। तो 992 से लेके 1120 एडी तक लड़ाइयां होती रही। इसका हमको एविडेंस मिलता है, हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास। ये जो ज्यादातर लड़ाइयां हुई, इसकी शुरुआत जो कल्याणी के चालुक्य थे वही करते थे, क्योंकि उनको अपने ताकत के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। तो कल्याणी के चालुक्य बार बार वेंगी पे अटैक करने की कोशिश करते थे, और बार बार चोल जो है उनको मार के आंध्र प्रदेश से बाहर भगा देते थे। तो इसी चक्कर में चोल और कल्याणी के चालुक्य आपस में लड़ते रहे। 100-150 सालों में कम से कम इन्होंने दर्जन से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, यानी हर 5-10 साल पे लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। तो इसके क्या नतीजा होगा? आप सिर्फ लड़ते ही रहोगे और सब कामों पे आपका ध्यान है नहीं। तो इसका नतीजा यह निकला कि दोनों के दोनों, इनकी जो ताकत है और इनकी जो इकोनॉमी है, वो कमजोर होने लगी। किनकी? एक तो कल्याणी वालों की और दूसरी चोलों की। जबकि वेंगी वाले तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, इनकी खुद की तो कोई ताकत है नहीं, जो जीतेगा वही वेंगी पे रूल करेगा। तो इसी चक्कर में कहा जाता है कि 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, 10 लाख लोग इस तरह की लड़ाइयों में मारे गए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट राजा की, तेलप्पा टू। तो तेलप्पा टू को तेलप्पा 1 के साथ कंफ्यूज मत करना। तेलप्पा तो फाउंडर है ना, तेलप्पा टू बाद में एक राजा हुए, उनका नाम है तेलप्पा टू। ये 24 सालों तक रूल करते रहे। बेसिकली तेलप्पा टू जो है तेलप्पा 1 का ही बेटा ही है ये। तो तेलप्पा टू 24 सालों तक रूल करते रहे, और उस दौरान इन्होंने कोशिश की कि मैं अपने पूर्वजों की खोई हुई जमीन वापस ले लूं। कौन से पूर्वज? जो बादामी के चालुक्य थे, जिनको राष्ट्रकूटों ने हराया था, वो सारी जमीन ये वापस लेना चाहते थे। तो सारी जमीन वापस ले भी ली, सिवाय गुजरात के। क्यों गुजरात क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि गुजरात जो है वो परमार डायनेस्टी के कंट्रोल में था, परमार राजपूतों के कंट्रोल में था। तेलप्पा टू को एक बहुत फेमस चीज के लिए जाना जाता है कि इनके दरबार में काफी सारे पोएट्स हुआ करते थे। तो उनमें से 3 पोएट हैं जो बहुत फेमस है, राणा, आदि कवि पंपा और श्री पोन्ना। तो ये जो 3 कवि हैं, इन तीनों को मिला के कहा जाता है कि कन्नड़ लिटरेचर के जेम्स हैं,
यानी 3 सबसे महान हस्तियां कन्नड़ लिटरेचर की। प्लीज याद रखना कि कल्याणी चालुक्य कर्नाटक से रूल करते थे, कर्नाटक में तो कन्नड़ ही बोली जाती है। तो ये 3 नाम आप याद रखोगे, राणा, आदि कवि पंपा और श्री पोन्ना। तो ये तीनों किस लैंग्वेज के पोएट हैं? कन्नड़ लैंग्वेज के पोएट हैं। इन तीनों को कहा जाता है 3 सबसे बड़ी हस्तियां। तो तेलप्पा टू का जो ज्यादातर समय है, जो 24 सालों तक इसने रूल किया, उसमें ज्यादातर समय इसका परमारों से ही लड़ने में बीत गया। क्यों बीत गया? क्योंकि इसको अपने बाप दादाओं की खोई हुई जमीन वापस चाहिए थी ना। तो वो सारी जमीन जो है अभी भी परमारों के हाथ में थी। गुजरात को ये छीन ही नहीं पाया परमारों के हाथ से। तो तेलप्पा टू की डेथ हो गई 997 एडी में। तो तेलप्पा टू की डेथ के बाद उसका बेटा सत्याश्रय गद्दी पे बैठता है। सत्याश्रय के बारे में हम कुछ जान ले। ये डेट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अगर कोई बड़ा काम किया है तो आप वही याद रखना। तो सत्याश्रय लगभग 11 सालों तक रूल करते रहे। सत्याश्रय के रूल में सब कुछ तो ठीक चल रहा था, बस एक चीज से दिक्कत हो गई कि इनकी जो दुश्मनी चोलों के साथ चलती थी, उसी से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। तो चोलों के सबसे महान राजा हैं राजा राजा। तो राजा राजा सबसे ताकतवर राजा। तो राजा राजा एक्सपेंशन कर रहे थे अपने चोल डायनेस्टी को, और इनकी दुश्मनी तो थी ही कर्नाटक वालों से, यानी कल्याणी के चालुक्यों से। तो राजा राजा ने कल्याणी पे अटैक किया। कल्याणी पे अटैक करके काफी बड़े संख्या में औरतों को, औरत मर्द और बच्चों को मारा और चालुक्य डायनेस्टी को लूट लिया, यानी तबाह कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि जो चोल हैं वो ज्यादा मजबूत थे कल्याणी के चालुक्यों के मुकाबले। जो अगले इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे सोमेश्वर वन। सोमेश्वर वन के बारे में बच्चों आप याद रखोगे फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोमेश्वर वन 1042 एडी से लेके 1068 एडी तक रूल करते रहे, यानी ध्यान से देखो तो 26 सालों तक इनको रूल करने का मौका मिला। इनके जमाने में भी चोलों से दुश्मनी आगे बढ़ती रही। तो सोमेश्वर के टाइम जो है दुश्मनी चोलों से चलती ही रही। सोमेश्वर ये जो राजा हैं, इनसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोमेश्वर के कंटेम्पररी कौन से चोल राजा थे, क्योंकि इनकी दुश्मनी चलती थी ना। तो इस तरफ कल्याणी में सोमेश्वर रूल करते थे, उधर चोलों की तरफ से राजाधिराज रूल करते थे। इन दोनों के बीच बड़ी दुश्मनी थी, सोमेश्वर और राजाधिराजा के बीच। दूसरी चीज जिसके लिए सोमेश्वर को याद रखा जाता है कि सोमेश्वर ने अपनी कैपिटल मान्यखेड़ा से शिफ्ट करके कल्याणी कर ली थी। कल्याणी, तभी तो कल्याणी चालुक्य इनको बोलते हैं। तो ये सोमेश्वर के ही जमाने में हुआ था। अब राजाधिराजा से दुश्मनी की बात करते हैं। तो राजाधिराजा भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे और पहले से ही चोलों ने कई बार हराया भी था, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। राजाधिराजा चोला ने कल्याणी पे अटैक करके उसको लूटने की कोशिश की, लेकिन सोमेश्वर की सेना ने उनको मार के भगा दिया। लूट लिया था कल्याणी को कुछ दिनों तक, लेकिन फिर सोमेश्वर की सेना हरकत में आई और राजाधिराजा को वहां से भगा दिया कि चलो वापस यहां से निकलो। तो सोमेश्वर जो है कुछ दिनों के लिए रिलैक्स हो गया कि राजाधिराजा का खतरा टल गया। तो सोमेश्वर ने अपना पूरा ध्यान परमार राजाओं को हराने में लगाया। तो सोमेश्वर चले गए मालवा। मालवा क्यों चले गए? क्योंकि परमार राजा मालवा में ही रूल करते थे। तो सोमेश्वर मालवा जाते हैं और परमार राजा भोज को मार देते हैं, हरा के मार देते हैं। यानी कितने ताकतवर थे सोमेश्वर, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि भोज जो है बहुत फेमस रूलर है। तो उनको उन्हीं के घर में घुस के हरा भी दिया, मार भी दिया, और साथ ही साथ परमारों की जो कैपिटल सिटी थी धार नाम की, उसको भी कब्जे में कर लिया। तो मध्य प्रदेश जीतने के बाद सोमेश्वर वापस लौट के आते हैं और चैलेंज करते हैं राजाधिराज को कि आओ मुझसे अब लड़ो, अब मैं तुम्हारा मुकाबला करता हूं, अब देखता हूं तुम्हारे में कितनी ताकत है। तो ये जो दोनों राजाओं के बीच फिर से लड़ाई हुई, सोमेश्वर और राजाधिराजा के बीच, ये लड़ाई कहलाई बैटल ऑफ कोप्पम। ये 1054 एडी में लड़ाई लड़ी गई।
कोप्पम एग्जैक्टली कहां है ये नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि कोल्हापुर के पास की कोई जगह थी कोप्पम। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला कि सोमेश्वर तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, ताकतवर थे, तभी तो भोज को भी हरा दिया। हराया क्या, मार के आए थे। सोमेश्वर ने यही काम यहां भी किया। अभी अभी वो एक राजा को मार के आए थे, राजा भोज को। राजा धीराज को भी पकड़ के मार दिया बैटल ऑफ कोप्पम में, टिकने ही नहीं दिया। तो जो राजा धीराजा चोल है, जो सोचता था कि मैं चोल हूं, मैं ताकतवर हूं, उसको बैटल ऑफ कोप्पम में मार दिया। किसने? सोमेश्वर ने। ठीक है, तो बहुत ताकतवर राजा थे सोमेश्वर। किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? चालुक्य डायनेस्टी को। कौन सी चालुक्य डायनेस्टी? कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी को। ये जो सोमेश्वर है ये बहुत ताकतवर थे, लेकिन इनकी जो लाइफ की एंड है वो थोड़ी दुखद है। एक्चुअली इनको बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई थी, बहुत फीवर वगैरह रहता था, इनका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। तो इनको इतनी परेशानी हुई कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तुंगभद्रा नदी में जाके समाधि ले ली, जल समाधि ले ली कि इतना कष्ट मैं नहीं सह सकता। जो अगले थोड़े से फेमस राजा हुए वो थे विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 1076 एडी में गद्दी पे बैठे। यानी बेसिकली ये सब इनका नाम भी याद रखने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। ये एबल रूलर थे, क्योंकि इनके जमाने में ना कोई चोलों ने इन पे अटैक किया, ना इनकी टेरिटरी कोई छीन पाया, तो हम मानते हैं कि ये एक एबल रूलर थे। इनके जमाने में कुछ समय के लिए इनके दरबार में कश्मीर से आके एक कवि रहते थे। कश्मीर से आए थे एक कवि, साउथ इंडिया घूमने आए थे, उनका नाम था बिल्हाना। तो बिल्हाना इसी राजा के कोर्ट में रहते थे कर्नाटक में। अब बात करते हैं कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी एंड कैसे हुई। तो विक्रमादित्य 6 के बाद ये जो चालुक्य डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हम ये जानते हैं कि 1189 एडी आते आते वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। जो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के आखिरी राजा थे वो थे सोमेश्वर 4। तो ये सब नाम आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई दिक्कत है नहीं। तो बात यह है कि चालुक्य डायनेस्टी जो कल्याणी की थे वो हवा में तो गायब नहीं हो गई ना। ठीक है, हार गए तो उनकी जमीन का क्या हुआ, टेरिटरी का क्या हुआ? तो जो टेरिटरी अभी तक कल्याणी चालुक्यास के कंट्रोल में थी वो एक नई डायनेस्टी ने हथिया ली। एक डायनेस्टी जाती है, दूसरी आती है, बनती कहानी नहीं, ऐसे ही बनती है ना। तो अब ये जो कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी है, इनकी जमीन को होयसाला डायनेस्टी ने हथिया लिया। तो उस वक्त होयसाला डायनेस्टी के राजा थे वीर बल्लाल 2। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और सारी जमीन हथिया ली। कुछ फैक्ट्स वीडियो खत्म करने से पहले कि ये जो कल्याणी चालुक्य के जो रूलर्स थे ये हिंदू धर्म के एक नए सेक्ट के जन्मदाता हैं। वीर शैविज्म कहा जाता है, यानी भगवान शिव के वंशज, उनकी पूजा। तो वीर शैविज्म को कर्नाटक में लिंगायत के नाम से भी जाना जाता है। काफी पावरफुल कम्युनिटी है लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटक की। तो ये इसी जो कल्याणी चालुक्य है उसी दौरान वीर शैविज्म सेक्ट डेवलप हुआ और लिंगायतों का बोलबाला हुआ। तो इनके दरबार में कन्नड़ और संस्कृत भाषा बोली जाती थी। आज भी कर्नाटक में एक गांव है जहां का हर बच्चा संस्कृत बोलना जानता है। तो कर्नाटक में एक गांव है, उसका नाम है मट्टूर। मट्टूर जो है शिमोगा जिले में है। यहाँ का बच्चा भी संस्कृत में बात करता है। जो भी हो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो एक बहुत महान संत हुए हैं ना सिर्फ कन्नड़ में बल्कि पूरे भारत में। इनको बोला जाता है बसवन्ना, जिनको कि भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो यही बसवन्ना जो है ये कल्याणी चालुक्यास के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उनके दरबार में रहते थे। तो ये बुक्स वगैरह लिखते थे, फिलॉसफी, कानून जो लॉ होते हैं, राजा को कैसे रूल करना चाहिए। और ये खुद एक लिंगायत थे।
लिंगायत थे और इन्होंने कर्नाटक में भक्ति मूवमेंट को फैलाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका, काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो ये जो कल्याणी हम कह रहे हैं, कल्याणी तो जगह का नाम है ना, तो आज कल्याणी का नाम बदल के बसवा कल्याणा रख दिया गया है। बसवा कल्याणा, बसवा क्यों? क्योंकि इन्हीं बसवन्ना की याद में, और कल्याण क्यों? क्योंकि कल्याणी उसका पुराना नाम हुआ करता था। तो आज बसवा कल्याण आपको दिख जाएगा बीदार जिले में, जो कर्नाटक का बीदार जिला है वहां पे आपको दिख जाएगा, मतलब ये शहर है। तो ये थी कहानी चालुक्य डायनेस्टी की। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा चालुक्य डायनेस्टी के तीनों फैमिलीज की कहानी।